गुड मॉर्निंग। किसी को डाउट है कुछ? अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट्स। सर एक बार बैंक ग्रांटर को समझाएंगे क्या? किसको किसको समझाना है? बैंक ग्रांटर जो आप कल समझा रहे थे वो बैंक गारंटी गारंटी। जो। हाँ, हाँ। बैंक गारंटी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। है ना। बैंक गारंटी क्या होता है कि मान लो सपोज आपको वो चाहिए, पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आप बैंक में आए, आप बैंक के एक अच्छे कस्टमर हैं। पानी दे, पानी एकदम। आप बैंक के एक अच्छे कस्टमर हैं, आपको गवर्नमेंट का कोई टेंडर उठाना है फॉर एन एग्जांपल, और उस टेंडर को उठाने के लिए आपको बहुत सारे बैंक की गारंटी की जरूरत है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपका गारंटर कौन है, आप अपना गारंटर बताइए। इस टाइप की कंडीशंस आती हैं। इन टाइम के कंडीशंस में हम लोगों को क्या होता है, हम बैंक जाते हैं। बैंक में जाके हम अपनी ही चीज को क्या करवा देते हैं, सपोज कोई एफडी है, कोई मॉर्गेज है, जमीन है, उसको हम गिरवी रखवा देते हैं। उसको गिरवी रखवा के उसके एवज में हम ब्रांच मैनेजर से एक गारंटी बनवा लेते हैं, और उस गारंटी को ले जाके टेंडर के लिए सबमिट कर देते हैं। उस गारंटी के एवज में बैंक गारंटी बनाने के चक्कर में जितने रुपए का भी हम बैंक गारंटी बनवा रहे होंगे, उतना रुपए का 1 या 2% बैंक कमीशन लेता है। ये हो गया एकदम सिंपल फिनोमिना। एक केस कैसा होता है कि मैं सपोज बैंक में मैनेजर हूं, आप और एक कोई और आपके घर का कोई फ्रेंड या आपका कोई कुछ भी दोस्त यार या फैमिली का कोई रिलेटिव, हम तीनों, मतलब मैं ब्रांच में बैठा हूं, आप उनको लेकर आए। आप हमारी बैंक की बहुत बड़ी कस्टमर है, आप हमारे साथ प्रॉपर ट्रांजेक्शन करती हैं, आपके अकाउंट्स में हमेशा फंड होते हैं, आप हमारे बैंक से बहुत सारे क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स भी लेके रखी हुई हैं, और आप अपने किसी फ्रेंड को लेके आए और आपने कहा कि सर मेरा फ्रेंड एक टेंडर पाया है, एक्चुअली क्या है, इनको बैंक गारंटी की जरूरत थी। तो मैंने बोला कि सर मैडम, इनके पास तो कुछ बैंक गारंटी लायक चीज नहीं है हमारे पास देने के लिए, हम कैसे इनको बैंक गारंटी दे दें। तो आप बोली कि सर मैं हूं ना, बीच में आप मीडिएटर बन गई और आप बोली कि इनकी गारंटी मैं लेती हूँ, मेरे प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से या मेरे चीजों के हिसाब से आप इन पर्सन को बैंक गारंटी दे दो। तो आप उस पर्सन का, आपके फ्रेंड का जिसको आप बैंक लेके आई हैं, उनका आप गारंटर बन गई। मैं जो देने वाला हूं, मैं प्रिंसिपल बन गया। और जिस पर्सन को फाइनली बेनिफिट मिल रहा है, कौन मिल रहा है, किसको मिल रहा है बेनिफिट? आपके फ्रेंड को बेनिफिट मिल रहा है। तो जिस पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिशियरी बन गया। ठीक है। अब क्या होगा, मैं बैंक गारंटी बना के दे दूंगा। बैंक गारंटी बना के किसको दूंगा? आपके फ्रेंड को दूंगा। आपका फ्रेंड ले जाएगा, उसको यूज करेगा। कल के डेट में मान लो वो पैसा नहीं चुका पाया, तो मैं किसको पकड़ूंगा? सीधा आपको पकड़ूंगा। आपको क्यों पकड़ूंगा, आपके फ्रेंड को क्यों नहीं? क्योंकि आपके फ्रेंड आप उसका गारंटी लिए थे, आप गारंटर थे। तो मैं आपके सामान को बेच के या आपसे वसूली करके अपना हर्जाना वसूल लूंगा। तो यही होता है बैंक गारंटी। अब आया समझ में? सर बैंक गारंटी कब कब मतलब मांगते हैं? जनरली टेंडर वेंडर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट टेंडर, या फिर आपका बिल, ये क्या बोलते हैं, जो आपका ठेका वेका जैसे जितना लेते हैं ना, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या बाहर प्रदेश से आपको कोई माल मंगवाना है, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि अभी जैसे देखो, जनरली क्या होता है, लोगों के पास हार्ड कैश नहीं होता है, उनका पैसा डिफरेंट डिफरेंट जगह में इन्वेस्टेड होता है। इस कंडीशन में बैंक क्या करती है, उनके पुराने ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बैंक गारंटी दे देती है। बैंक गारंटी का मतलब यह है कि मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं दादा, ये डॉक्यूमेंट को आप रखो और इसके बदले में मेरा सामान, मेरा प्रोडक्ट, मेरा माल आप मेरे को दे दो। मैं इससे रॉ मटेरियल से अपना सामान बनाऊंगा, उसको बेचूंगा और बेच के पैसे कमा के आपके पैसे रिटर्न लौटा दूंगा। तो इन कंडीशंस में बेसिकली बैंक गारंटी की जरूरत पड़ती है। सर जैसे ट्रक वरक लेते हैं लोन पे, उसमें भी मांगते हैं क्या? एक जैसे अपने अंकल है, उनके ट्रक लिए थे 80 करोड़ 80 लाख तक, तो उसमें गारंटी दिए थे। हाँ, लगता तो है, कई बार लेते थे, कई बार जी कंसीडर करते हैं। जी सर। ये चैट भी देख लेना सीजन। अच्छा एक मिनट, तुमको होस्ट नहीं ना, लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल, मैं होस्ट बनना चाह रहा हूँ तुम्हें। बोलो। एनआरआई वाला था जो आउट ऑफ इंडिया में काम आता है, नॉन रेसिडेंस इंडिया वाला, उसमें बैंक गारंटी काम नहीं आएगा ना?
उसमें एलसी जनरली काम आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट भी मैं बता दे रहा हूं, एक बार समझ लो। सपोज आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है, और आप बाहर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवाते हो, जापान से आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवाने का काम है। आप में से कोई भी एक, मैं देखता हूँ किसका नाम सामने दिख रहा है, आप में से कोई भी चलो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवाने का काम करता है, और उसका बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अब वो बंदे के पास पैसा तो है नहीं, उसकी बैंक से अच्छी खासी ट्रांजैक्शन चलते रहती है। इसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व रहता है, याद रखना। सपोज मैं हूं, मेरे को जापान से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाना है, मान लो झालर मंगवाना है, झालर का कारोबार है मेरा इंडिया में, तो मैं हूं, मेरा बैंक पीएनबी है। वैसी जो कंपनी जापान में है वो एक कंपनी हो गई, मान लो वो एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, जापान की कंपनी जहां से मेरे को झालर मंगवाना है, वो एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, और उसका भी एक बैंक होगा जापान का, ठीक है। अब हम लोग 4 पार्टी इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन इन्वॉल्व हो गए? मैं, मेरा बैंक, जापान का एक्स कंपनी, और जापान वाले का बैंक, एक्स कंपनी वाले का बैंक। मैं अपने बैंक के पास गया और मैं बोला, दादा मेरे को आराम से समझना ना इस कॉन्सेप्ट को, फिर कंफ्यूज हो गए नहीं तो। मैं अपने बैंक के पास गया, पीएनबी के पास, ब्रांच मैनेजर के पास बैठा और बोला कि दादा मेरा झालर का बिजनेस है, मेरे को झालर मंगवाना है जापान से। अब मेरा ब्रांच मैनेजर तो मेरे को अच्छे से जानता होगा पहले से, बोला कि ठीक है ना, अपन करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ? पूछा। मैं बोला एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे दो, एलसी। तो बोला लेटर ऑफ क्रेडिट बना देते हैं, चलो बना देंगे। आपका ये हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, ये मॉर्गेजेस हैं, कितने का बनाना है? मैं बोला 50 लाख का बना दो। अब वहां की करेंसी येन है शायद, तो उनकी करेंसी में बनवा देंगे। अब लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं होता, जस्ट एक प्रॉमिस होता है, समझना, एक प्रॉमिस होता है कि बैंक प्रॉमिस करता है कि सृजन शर्मा के बिहाफ पे मैं एक्स कंपनी, जो झालर बनाने वाली कंपनी है, उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करने पे पैसा पे करूंगा। सिंपल। अभी मेरे पास पैसा नहीं है एक्स कंपनी को देने के लिए, जस्ट मैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा हूँ कि दादा आप मेरे को रॉ मटेरियल दे दो, उस रॉ मटेरियल को मैं, और उसमें एक ना टेन्योर रहता है कि 3 महीने के भीतर मैं आपका पैसा चुका दूंगा, 1 महीने के भीतर चुका दूंगा, 2 महीने के भीतर, मैं वादा करता हूँ। और अगर मैं वादा में डिफॉल्टर घोषित हो जाता हूँ तो कल के डेट में जो एक्स कंपनी है सीधा अपने बैंक को बोलेगा और अब उसका बैंक मेरे बैंक को पकड़ के मेरे से वसूली कर लेगा। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाते हैं, इस समय पैसा वैसा कुछ नहीं देते। तो मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लिया कि 2 महीने के बाद, रॉ मटेरियल आने के 2 महीने के पश्चात मैं उसका पैसा लौटा दूंगा। मेरा बैंक मेरे पे विश्वास करता है, मेरा बैंक किससे वसूल लेगा? मेरे से वसूल लेगा। अब मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया और एक्स कंपनी को दे दिया, एक्स कंपनी के पास आ गया, प्रूफ आ गया, गारंटी आ गई एक प्रकार की कि हाँ दादा मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, अब मैं सामान आराम से दे सकता हूँ, क्योंकि कल के डेट में अगर डिफॉल्टर हुआ भी तो मैं इसके बैंक से वसूल लूंगा अगर ये पैसा नहीं दिया तो। मान लो मैं बोला हूँ ना, उसको वादा किया हूँ, मैं 2 महीने के भीतर लौटा दिया तो कोई झंझट ही नहीं। मान लो मैं नहीं लौटा पाया तो जो एक्स कंपनी वाला है, मान लो वहां पे उसका कोई बैंक है, उस बैंक को वो दे देगा, वो बैंक डायरेक्ट मेरे बैंक से कांटेक्ट करके, पीएनबी से कांटेक्ट करके पैसा वसूल लेगा और मेरा बैंक फिर मेरे को पकड़ लेगा, मेरा कॉलर पकड़ सकता है क्योंकि मैं तो यहीं का। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में लागू होता है और यूज किया जाता है। ठीक है, अब समझ में आया लेटर ऑफ क्रेडिट? यस सर। चलो, सो जिनका डाउट था लेटर ऑफ क्रेडिट का वो भी क्लियर हो गया। एंड नाउ 8 बज गया, तो वी विल स्टार्ट विद द नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट्स। सो आज हम लोग 3rd चैप्टर में नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। अब इनको नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है, लेकिन साथ के साथ ये बैंक के बहुत एसेंशियल्स प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि हो गया म्यूचुअल फंड और दूसरा हो गया इंश्योरेंस। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है? जनरली म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, समझना।
म्यूचुअल फंड को आपको अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो शेयर मार्केट में शेयर होता है, शेयर हर कंपनी का अलग होता है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, सब कंपनी अलग अलग कंपनी है, सबके अपने अपने शेयर हैं, सबकी अपनी मोटा मोटा कमाई के हिसाब से कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है। अपोलो टायर्स है ना, तुम्हारा और क्या ले लो, सिप्ला ले लो, रिनबेक्सी ले लो, डॉक्टर रेड्डीज ले लो, ये सब अपनी अपनी अलग अलग फर्म है, भारत की कंपनियां हैं जो चल रही हैं, सबका अपना ग्रोथ हो रहा है, सबका अपना लॉस हो रहा है, सब ऊपर नीचे उस शेयर के दाम उस हिसाब से हो रहे हैं। ठीक, चलो, क्या आप किसी एक अनम्यूट करके आंसर देना, आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाते हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी की स्ट्रेटेजी पढ़ते हो और उसके हिसाब से उस कंपनी में पैसा लगाते हो, तो वो रिस्की है कि कम रिस्की है कि क्या है, मतलब मेरे को ये समझाओ, कोई बताएगा? सर रिस्की है। लगाएंगे तो वो रिस्की होगा। हाँ, क्योंकि आप पूरा होल सोल फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक कंपनी पे, है ना। म्यूचुअल फंड में क्या हो जाता है, आप पैसे ना बहुत से सेक्टर ले लो, मान लो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से 3 शेयर उठा लिए, सिप्ला उठा लिए, रेनबेक्सी उठा लिए, डॉक्टर रेड्डीज उठा लिए, टायर सेक्टर से 2 उठा लिए, सीएट उठा लिए, अपोलो टायर्स उठा लिए, IT सेक्टर से उठा लिए, TCS उठा लिए, एसेंचर उठा लिए, मतलब ऐसे 2-3 शेयर उधर के उठा लिए। फिर आप अपना इधर से बैंकिंग से उठा लिए, HDFC, एक्सिस, इंडसइंड, ICICI, 4 बैंक उठा लिए। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पूल ऑफ शेयर्स होता है, बकेट ऑफ शेयर्स होता है, मतलब आप फार्मास्यूटिकल शेयर्स भी रखे हैं, आप एग्रीकल्चर शेयर्स भी रखे हैं, आप टायर सेगमेंट के शेयर्स भी रखे हैं, आप IT सेगमेंट के भी रखे हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी रखे हैं, आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स, ITC, इन सब के भी शेयर रखे हैं। तो आपने क्या किया है भाई, अब म्यूट कर लो ना जो भी अनम्यूट किया था, आपने क्या किया है कि जितने भतेरे मल्टीपल शेयर्स हैं, थोड़े फार्मा, थोड़े IT, थोड़े क्या बोलते हैं लेदर, थोड़े टेक्सटाइल, थोड़े एग्रीकल्चर, सब शेयर को लेके एक जगह में रख लिया है। भारत देश की इकोनॉमी ऐसी है, या किसी भी देश की इकोनॉमी की अगर बात करें, सारे शेयर्स एक साथ नहीं डूबते, सारे शेयर्स एक साथ नहीं गिरते। कहने का मतलब है, अभी जैसे कि कोरोना वायरस आया है, सारे बिजनेस ठप है, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज परफॉर्मिंग सुपर्बली वेल। From last 3 months, I am tracking 2 or 3 shares like Cipla, Doctors Reddy's, Davies Laboratory. ये सब शेयर्स के दाम करीबन दुगने यानी 100% 150% तक हाइक मारे हैं 3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन बाकी सारे सेक्टर जैसे IT सेक्टर डूबा हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर डूबा हुआ है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर चलो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन एक बैक सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे कौन सा सेगमेंट अभी अच्छे से बूम में परफॉर्म कर रहा है, तो अपना ये परफॉर्म कर रहा है, क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं हम लोग, रिस्क को इसी तरीके से मिनिमाइज कर देते हैं। इसमें बहुत सारे पुल ऑफ एक बकेट रहता है जिसमें पुल ऑफ शेयर्स रहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं, और वो शेयर्स का हम लोग मिला के एक बकेट बन जाता है, तो वो फंड कहलाता है, एक पूरा प्रॉपर फंड कहलाता है, जिसमें 10% ये, 20% ये, 40% ये, फार्मा 40%, 20, एक पर्टिकुलर फंड में मान लो कोई कंपनी ने फंड निकाला, रिलायंस हाइब्रिड फंड, तो उसमें 20% फार्मास्यूटिकल रहेगा, 10% एग्रीकल्चर रहेगा, तो सबका थोड़ा मिक्स रहता है, जिसके कारण आपका रिस्क पूरी तरीके से एवर्स हो जाता है। सो इसमें वही लिखा है कि म्यूचुअल फंड को जनरली हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा जानते हैं, दैट मैनेजेस द पूल ऑफ मनी collected from various investors for investment in various classes of asset to achieve certain financial goal। सिंपल वही चीज बोला है, असेट और मनी के टर्म पे दिया है, बात है शेयर ही रहते हैं इसमें, कंपनियों के फंड ही रहते हैं। अब इसको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, 4 टाइप से, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ पे आउट। टाइम ऑफ पे आउट मतलब, अब भाई म्यूट कर लो यार जो अनम्यूट है। इसको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है या इसको डिवाइड किया गया है। पहला, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ पे आउट, मतलब
आपको पैसे कब चाहिए, कब आपके पैसे मेच्योर होके मिले, इसमें दो प्रकार का होता है, एक ओपन इंडेड होता है, एक क्लोज इंडेड होता है। ओपन इंडेड में क्या होता है, आप आज म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए, आप चाहो तो कल, चाहो तो परसों, चाहो तो 1 साल बाद, जब आपका दिल चाहे आप तोड़ सकते हो। क्लोज इंडेड में एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके पहले आप तोड़ नहीं सकते। एफडी को आप तोड़ सकते हो, लेकिन इसमें क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड, जिसको जनरली ईएलएसएस बोलते हैं, ईएलएसएस का फुल फॉर्म याद रखना, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये 3 साल का रहता है, जनरली 3 साल का लॉक इन रहता है, और इसमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलते हैं। ओपन इंडेड में कोई टैक्स फ्री नहीं रिटर्न मिलता, इसमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कह लो तो आपका कौन से फंड में आप डाल रहे हो, डेट फंड में डाल रहे हो गवर्नमेंट के, इक्विटी फंड में डाल रहे हो मार्केट के, हेज फंड में डाल रहे हो कम रिस्की फंड में, आप बैलेंस फंड में डाल रहे हो जिसमें 50% डेट है, 50% इक्विटी है। सो ये हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर ऑफ द स्कीम, ये भी वही है कि आप उसको कब क्लोज करना चाह रहे हो। और अकॉर्डिंग टू द टैक्स इनिशिएटिव स्कीम, यानी आप खाली टैक्स ओरिएंटेड प्लान्स में डाल रहे हो, जैसे कि जहां आपका पैसे में टैक्स बच जाए। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये लगता है म्यूचुअल फंड में, लंबे समय तक किसी पैसे को रख कर अगर आप उस पैसे से रिटर्न कमाते हैं तो उस रिटर्न पे भी गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है, जिस टैक्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वो टैक्स को बचाने के लिए हम लोग जनरली ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम प्लान्स लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग टैक्स बचाने के लिए भी बहुत हद तक प्रयास करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो देखो, अब एक एक को अलग अलग समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स एज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। इक्विटी फंड स्कीम्स, इक्विटी फंड मतलब जो प्योर शेयर मार्केट से रिलेटेड फंड्स होते हैं। डेट फंड स्कीम्स, डेट फंड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसान पत्र योजना, आपके जनरली पीएसयू फंड, पब्लिक सेक्टर यूनिट के जितने फंड होते हैं, भारत नवरत्न कंपनियां अपनी फंड निकालती हैं, ये सब इसमें आते हैं। डाइवर्सिफाइड फंड मतलब डिफरेंट डाइवर्स सेक्टर में, कहीं वही फार्मास्यूटिकल्स में, इसमें उसमें ऐसे डाला। एक स्पेसिफिक, ये देखिए सेक्टर स्पेसिफिक फंड होता है, आप खाली फोकस कर रहे हो पर्टिकुलर सेक्टर पे, उसमें सिर्फ उसी सेक्टर के डिफरेंट कंपनी रहेंगे। जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल्स का कोई फंड, म्यूचुअल फंड उठा लिए, उसमें 15 तो भारत में म्यूचुअल फंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ना, तो 15 के 15 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आपके म्यूचुअल फंड में रहेंगे, ठीक है। गिल्ड फंड स्कीम, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो गए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जो आपको बताया था, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, आपका ट्रेजरी बिल, आपका बिल, और क्या क्या पढ़े थे हम लोग, ये सारे में भी इसमें पैसा लगाया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इन सब में भी पैसा लगाया जाता है। सो ये सारे फंड्स हो गए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होता है ओपन इंडेड फंड और एक होता है क्लोज इंडेड फंड। देखिए, ओपन इंडेड फंड में टर्म क्या रहता है, नो फिक्स टर्म, अब जब चाहो, आपका दिल जब चाहे आप निकाल सकते हैं। क्लोज इंडेड में फिक्स टर्म रहता है। परचेस कहां से करना पड़ता है क्लोज इंडेड फंड, ये एक्सचेंज लिखा है, क्लोज इंडेड फंड आप एक्सचेंज से भी कर सकते हो और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हो। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, मैं बता दिया। और मतलब परचेस का अर्थ है आप कहां से खरीदोगे, कहां से खरीदोगे, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हो, आप डायरेक्ट अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से अपने पसंद का म्यूचुअल फंड बुक कर सकते हो, या डायरेक्ट पोर्टल से खरीद सकते हो, ठीक है। रीपरचेस मतलब जब आप इसको बेचोगे तो कौन लेगा इसको, म्यूचुअल फंड कंपनी वापस ले लेगी। प्राइस एनएवी पे होती है, एनएवी का फुल फॉर्म याद रखना, नेट असेट वैल्यू। अब ये नेट असेट वैल्यू क्या होती है ये समझो। सपोज आज मैं कोई चीज को मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, 1 यूनिट का दाम मैं लगाया 10 रुपया प्रति यूनिट, या 10 रुपया का सामान खरीद रहा हूं तो मेरे को 10 यूनिट असाइन हो रही है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, म्यूचुअल फंड और कैसे काम करता है। ये मेरा एक लाइन है, क्रॉस लाइन है मार्केट का, ठीक है, रुको, इस पे मेरा पैसा
ठीक है, ये मेरा एक क्रॉस लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन है मेरा, जिसपे मेरे मार्केट में पैसे लग रहे हैं। सपोज कोई म्यूचुअल फंड प्लान स्टार्ट हुआ है, और जो भी म्यूचुअल फंड प्लान स्टार्ट हुआ है वो इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अब एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू, यानी आज मेरे म्यूचुअल फंड का, अगर मैं 1000 रुपया का म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता हूं तो मेरे को कितनी यूनिट्स अलॉट होती हैं। म्यूचुअल फंड में याद रखिएगा यूनिट्स अलॉट होती हैं, यूनिट्स। 1000 रुपए आप डाले पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, आपको 10 यूनिट अलॉट हो गई। अब 2000 डालते तो कितनी यूनिट अलॉट होती? 20 यूनिट अलॉट होती, 20 यूनिट अलॉट होती, ठीक है। अब मार्केट अच्छा कर रहा है, एनएवी का दाम बढ़ते जा रहा है, तो आपके म्यूचुअल फंड का दाम भी बढ़ेगा। आपका म्यूचुअल फंड यहां पहुंच गया, सपोज सडनली मार्केट क्रैश कर गया, आपके लिए हुए म्यूचुअल फंड में जो शेयर्स हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको फंड यहां पहुंच गया। लेकिन देखो, जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपको एनएवी आपका दाम बढ़ रहा है, लेकिन यूनिट्स पर यूनिट के दाम भी बढ़ जाएंगे। पर यूनिट के दाम बढ़ने की वजह से आपको कम यूनिट्स असाइन होंगी, कम यूनिट्स। भाई कोई चीज आप 10 रुपया में लिए थे, मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, 10 रुपया का सामान का भाव बढ़ के 12 हो गया, 12 हो गया तो पहले 10 रुपए में 40 यूनिट आ रही थी, अब 12 रुपए में 40 यूनिट आ रही है, तो 12 रुपए के हिसाब से तो कम यूनिट असाइन होंगी ना। तो मार्केट जब अच्छा करता है तो कम यूनिट्स असाइन हो रही है, मार्केट जब बुरा कर रहा है उसी पर्टिकुलर चीज का दाम सस्ता हो गया, आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स असाइन होने लग गई। तो मार्केट के अप में भी आपको यूनिट्स मिल रही है, मार्केट के लो में भी आपको यूनिट्स मिल रही है। ऐसे करके आप देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी यूनिट्स एवरेज आउट हो जाती हैं, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, क्योंकि मार्केट कभी एक पर्टिकुलर साइकिल पे नहीं चलता, ये मतलब सॉरी पर्टिकुलर लाइन पे नहीं चलता, ये हमेशा साइक्लिक मोशन पे रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहेगा मार्केट पे। तो मार्केट के अप में भी पैसा लग रहा है आपका, मान लो आज इसको इस चार्ट से समझो, ये जनवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ठीक है। तो मान लो यहाँ जनवरी में भी आपका 1000 रुपए लगा, फरवरी में आपका मार्केट हाई में था यहाँ लगा, फिर मार्च में लगा, फिर अप्रैल में लगा, फिर मई में लगा, फिर यहाँ जून में भी लगा। तो मार्केट के कम में भी लग रहा है, मार्केट के कम में भी लग रहा है, मार्केट के हाई में भी लग रहा है। एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज। तो उसकी वजह से आप लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, मार्केट के अप एंड लो दोनों में पैसा लगने की वजह से आपको एक सौरभ 1 सेकंड रुकना ना भाई, मैं एक अर्जेंट वो हो गया। हाँ, तो मार्केट के लो में भी पैसा लग रहा है, मार्केट के अप में भी पैसा लग रहा है। हाँ, देखिए जनवरी में भी लगा, फरवरी में भी लगा, मार्च में भी लगा, अप्रैल में भी लगा। अब मार्केट के हर एक सिंगल पोजीशंस में आपके पैसे लग रहे हैं, तो मार्केट के हर एक सिंगल पोजीशंस में पैसे लगने की वजह से अप डाउन करके आपके जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाते हैं। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में मान लो आप 300 रुपया का प्रति शेयर के दाम से खरीदे थे, बढ़ के 450 तक गया, आपको लगा और बढ़ेगा, भट से गिर गया, लेकिन 300 भी नहीं, वो नीचे 150 रुपए तक गिर गया, आपको अंदाज नहीं लगा, तो आपको लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें यूनिट्स अलॉट होती हैं, आपको बहुत सारा पैसा आप एक मुश्त नहीं लगा रहे हैं। ये एसआईपी का हिसाब में बताया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है देखेंगे। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड लेस रिस्कियर है एज कंपेयर टू शेयर मार्केट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ क्लोजर, मैं बता चुका हूं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, अकॉर्डिंग टू द टैक्स इंसेंटिव स्कीम जिसमें आप अपने टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग्स फंड हो गया या नॉन टैक्स सेविंग फंड हो गया, अदर फंड हो गया, ये सब आपके लेवल 2 बुक में जब हम लोग आएंगे तो एक एक फंड को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप नाम को याद रखो, ठीक है। तो इसमें जिस फंड के थ्रू
आप अपने टैक्स बचा पाते हो। मैं नाम याद रखना, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELSS के थ्रू आप अपने टैक्स बचा सकते हो, जिसमें जनरली 3 साल का लॉक इन रहता है, तो उसको हम लोग टैक्स इंसेंटिव प्लान बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ पे आउट, हाँ, म्यूचुअल फंड में भी डिविडेंड मिलता है। जैसे कि जो कंपनी के शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा अपने इनको देती है ना, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स को, वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज भी देती है। जो म्यूचुअल फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली ऐसा अपने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं। री इन्वेस्टमेंट स्कीम, आपके डिविडेंड का जो पैसा आया है, आप चाहो तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, या आप चाहो तो उसको वापस से उसी म्यूचुअल फंड में रिक्रेडिट करके अपने पैसे को और तेजी से बढ़ा सकते हो। सो दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब देखो, एक हेज फंड होता है और एक जितने भी प्रकार के फंड है, हेज फंड, गिल्ट फंड, इक्विटी फंड, आपके इस चैप्टर में हमको सिर्फ हेज फंड और रियल एस्टेट फंड के बारे में जानना है। बाकी डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग लेवल 2, बुक जब लेवल 2 स्टार्ट होगा। तो अभी बेसिक समझो, हम लोग इक्विटी फंड जान रहे हैं, शेयर मार्केट के जितने फंड है वो इक्विटी फंड है। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, PSU फंड, पब्लिक सेक्टर यूनिट फंड, ये सब आपके डेट फंड होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका हेज फंड होता है। हेज फंड इज अ लाइटली रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल that may use variety of investment techniques. It may invest in a vast array of assets to generate high return for a certain level of risk when compared to the conventional investment. देखो, हेज का मतलब क्या होता है, आपको किसी को पता है? कोई मेरे को बता पाएगा? हेजिंग करना, हेज करना, कोई बता पाएगा? रिस्क को कम करने को, रिस्क को मिनिमाइज करना। तो इसमें ऐसे फंड को लिया जाता है जिसमें हमारा रिस्क का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा कम हो और रिटर्न का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा हाई हो। सो उन शेयर्स का कॉम्बिनेशन रहता है इन म्यूचुअल फंड के अंदर। बस इतना ही याद रखो। हेज फंड इज अ काइंड ऑफ फंड इन विच वी जनरली इन्वेस्ट टू गेट बेटर रिटर्न विथ लेस अमाउंट ऑफ रिस्क। सो दिस इज कॉल्ड हेज फंड। अगर मैं रियल एस्टेट फंड्स की बात करूं, तो रियल एस्टेट फंड्स में जो भी हमारे देश की रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन, टाटा की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा कैपिटल्स, इन सब कंपनियों में पैसा लगाया जाता है जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रही है। इसमें होता क्या है, देखो, मान लो गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि हम अपने देश की सारी सड़कों को बनाएंगे। रियल एस्टेट बड़ी बड़ी जो टॉप शॉट कंपनी है, जैसे L&T, लर्सन एंड टर्बो, इन सब को क्या मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मार्केट में बूम आता है, वाओ, L&T को 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है सारे देश में पुल बनाने के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए। सो L&T के शेयर्स के दाम कैसे जाएंगे? एकदम हाई जाएंगे। तो L&T के म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे जाएंगे। तो इस प्रकार से रियल एस्टेट फंड्स होते हैं जिनमें बेसिकली मेन ये सेक्टोरियल फंड है, एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, और वो सेक्टर क्या है? रियल एस्टेट सेक्टर है। सो ये प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं जो रियल एस्टेट के ज्ञाता होते हैं उनके द्वारा। आने वाले समय में हमारे देश की रियल एस्टेट मात्र एक ऐसा चीज है जिसका पैसा दाम बढ़ना ही बढ़ना है। आप एक आज जमीन लेते हैं, आप कहीं पे भी जमीन लेते हैं, डाउन द लाइन 10 ईयर्स ये डिपेंड नहीं करता कि कितना वैल्यूएशन उसका अच्छा हुआ, बट हाँ, कुछ तो कुछ उसके दाम में बढ़ोतरी होती है। सो रियल एस्टेट कंपनीज को मैनेज किया जाता है रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के द्वारा। और इसमें हम लोग जो भी ऐसे फर्म, कंपनी जिन लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, उस फंड्स में हम लोग यहाँ पे पैसा डालते हैं। सेकंड, इंश्योरेंस हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट था इंश्योरेंस। सो बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्लियर है, देन मैं इंश्योरेंस में कूदूंगा। Otherwise, I will not start insurance today. Sir. Clear है ना? सर म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हम लोग अपने मन से वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड खुद नहीं, अपने वो मन आपका पहले से ना मैम एक बना रहता है। समझना आप, पहले से कंपनी ना, बहुत सारी कंपनी अपने अपने हिसाब से ना नंबर ऑफ पुल ऑफ शेयर्स करके बकेट बना दिए रहती है। आप देखो उसके अंदर के फिनोमिना को पढ़ो, कौन कौन से चीजों को इसमें इंक्लूड किया है, कितना % इसको यूज किया है, और उस हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड चुनो।
सर ETF म्यूचुअल फंड को ही बोलते हैं कि अलग होता है? ETF भी फंड होता है, गोल्ड फंड। जी सर। सर ये कितने साल के लिए लगा सकते हैं इसमें? मिनिमम आप इसमें मैडम, मिनिमम का तो मैं नहीं बोल सकता, आप जब चाहे तब कर लो, जब भी। हाँ, म्यूचुअल फंड में एक चीज बताना भूल गया था, जब भी आप म्यूचुअल फंड को तोड़ते हो, बंद करते हो 1 साल से पहले ओपन इंडेड फंड को, तो 1% एग्जिट लोड लगता है। ठीक है, यानी 1000 रुपया का किए हो तो उसका 1% निकाल दो, 10 रुपया कितना होगा, उतना ही होगा ना, वो आपको एग्जिट लोड लगेगा। नंबर ऑफ ईयर्स, जनरली आप लंबा समय तक कर सकते हो, 20 साल 30 साल, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। जितना लंबा समय दोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक मात्र है जिसमें डेली कम्युलेटिव बैलेंस पे काम करता है। रोज आपका बैलेंस कम्युलेट होते जाएगा, रोज यूनिट्स अलॉट, मतलब हर महीने यूनिट्स अलॉट होंगी, फिर नेक्स्ट महीने यूनिट अलॉट होगी, तो यूनिट्स अलॉट होने की वजह से वो क्या होता है, कम्युलेटिव डेली एवरेज बैलेंस आता है। तो जितना लंबा समय उतना ज्यादा कम्युलेटिव इंटरेस्ट काम करेगा। आप लोग एक वो सुने होंगे शायद उदाहरण, कि एक राजा रहता है, वो राजा बोलता है कि नहीं, एक ब्राह्मण जाता है उसके दरबार में, सुनना ये कहानी इसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। उसके ब्राह्मण उसके दरबार में जाता है और बोलता है कि राजा पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, तो राजा बोलता है, उसका कुछ अच्छा काम किया रहता है, तो बोलता है तुम जो मांगो मैं वो दूंगा। तो राजा बोलता है, ब्राह्मण बोलता है कि मेरे को एक चेस बोर्ड चाहिए। चेस बोर्ड मतलब शतरंज का जो वो होता है ना, वो चाहिए। तो वो शतरंज का खिलौने वाला सामान को लाके सामने में रख देता है और बोलता है कि हर शतरंज में कितना 64 खाना रहता है ना, हर खाने में आप एक धान का दाना रखते जाना, दूसरे खाने में उसको डबल करते जाना, तीसरे में उसको डबल करते जाना, और अंतिम में आते तक जितना खाना मेरे पास बचेगा उतना धान को मेरे को दे देना, उतने धान के इक्विवेलेंट मेरे को पैसा दे देना। तो राजा बोलता है बस इतनी सी बात है, चलो करो। तो वो शतरंज का बोर्ड रखता है और शतरंज का बोर्ड रख के फर्स्ट खाने में एक दाना डालता है, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवे में 16, 32, 64, ऐसे कर करके बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते लास्ट में इतना हो जाता है, शायद यूट्यूब और गूगल में भी है ये कहानी, देखना खोजना। इतना हो जाता है कि उसका अगर आज के डेट में वैल्यूएशन करेंगे तो उसका वैल्यू आ रहा था उतने धान का जितना वो 64वें खाने में होता है। 64 कितना कितना 11 अरब की 13 अरब 64 करोड़ 440 लाख, ऐसा कुछ इतना रुपए के वैल्यू का धान बन जाता है। सो म्यूचुअल फंड इसी कॉन्सेप्ट पे काम सर करता है। जी मैम। सर 18 क्वालिंटन 446 क्वाड्रिलियन 744 ट्रिलियन 73 बिलियन 709 मिलियन 551,000 and 616 ग्रेन ऑफ राइस बचता है। हाँ बताओ, आप पूरा ह्यूमन कैलकुलेटर हो। तो फिर ऐसे कर करके वो 64 खाने तक इतना बन जाता है। शायद आप उतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पे म्यूचुअल फंड काम करता है अगर आप उसको लॉन्ग हॉरिजन के लिए रखते हो। हाँ, ये डिपेंड करता है भी कि आपका म्यूचुअल फंड आपने जो लिया है वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका चुनाव सही है और आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हो अपने म्यूचुअल फंड की, आप अगर 20 साल भी देते हो ना, so you I have invested, means not I have also invested, but one of my customer has been invested from last 20 years। समझना इस बात को। महीने का 10,000 से स्टार्ट किया था उस बंदे ने, ठीक है, महीने का 5,000 से स्टार्ट किया था। धीरे 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 उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट को 10,000 का किया। 5 फंड, 5 म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा बैंक का, SBI का, रिलायंस का, ऐसे करके 5 ठो फंड, पांचों में 2-2 हजार देते थे। ध्यान से समझना इसको, पांचों में 2-2 हजार रुपया डालते थे। ये सन 1998 की बात है। तो 98 में 10,000 रुपया प्रति म्यूचुअल फंड के लिए दान कर देते थे। 10,000 म्यूचुअल फंड में डालो, खत्म, दिमाग नहीं लगाना है। हर साल हर आदमी जो भी कमाई करता है, जरूरी नहीं कि हर आदमी करोड़ों रुपए शुरू से कमाए। आप बेसिक इन्वेस्टमेंट से बोलते हैं ना कि आप कितना कमाते हैं डिपेंड नहीं करता, आप कितना जोड़ते हैं वो बेसिकली मायने रखता है। 10,000 रुपए वो प्रति माह कमाते थे।
मतलब सॉरी यार 50,000 कमाते थे, 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देते थे। हर साल जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती थी, अपने इनकम के हिसाब से अपने जितना 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीना, तो उसका वो 8% बढ़ा देते थे। तो इस साल अगर मैं 10,000 डाला 5 फंड में, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, कितना डालूंगा मैं, कितने का म्यूचुअल फंड चालू करूंगा? इस साल मैं हर महीने 10-10 हजार रुपया दे रहा हूं, तो साल का दे दिया 1,20,000 रुपया। अगले साल मैंने 8% से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो कितना रुपया बढ़ाया? मंथली मैंने 8% बढ़ा दिया। 1,08,000 हो जाएगा सर टोटल। नहीं रे भाई, मंथ में बोल रहे हो सर? मंथ में 10,000 दे रहा था, अब मैं 10,000 का 8% बढ़ा के देने लग गया, 10,800 हो जाएगा सर। 10,800 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब 10,000 करके दिया 12 महीना, तो कितना दिया? 1,20,000। 8% का इंक्रीमेंट हर आदमी, रेयरली गवर्नमेंट सर्वेंट कमाता ही कमाता है साल भर में। टीए, डीए, महंगाई भत्ता और एक इंक्रीमेंट, इतना करके 8% तो नहीं 12% तक जाता है, लेकिन वो 8% अलग कर देता था हर महीने। मेरे को जानता है मेरे को, और ऐसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने, 8% अलग कर दिया। He has started investing in mutual fund in the age of 31 ना, मीन्स 1998-1999 में he was in age of 31 और 32। 800, 10,800 कर दिया। अब फिर अगले साल 10,000 हर महीने ना देके 10,800 हर महीने देता था। एक साल तक फिर वैसा दिया, फिर 8% बढ़ा दिया। अब 10,800 का 8% बढ़ा दिया, तो 10,000 कितना हो गया? करीबन ले लो 12,000 हो गया मोटा मोटी। ऐसे करते करते उसने बढ़ाया और हर साल निरंतर इन्वेस्टमेंट करता गया, बिना देखे सोचे समझे अपना 10,000 अलग कर देता था, अपने कमाई का 10,000 रुपए। रिसेंटली आई थिंक 6 मंथ और 8 मंथ्स बैक व्हेन आई हैव मीट हिम, उसने मेरे को अपना पोर्टफोलियो शो किया। ही हैज इन्वेस्टेड रफली अराउंड, कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास कुछ इन्वेस्ट किया था। 1.5 करोड़ क्या, बीच में लमसम पैसा भी कुछ कुछ डाला था। 50,000 एक बार डाल दिया, 40,000 आया कहीं से उसको डाल दिया, ऐसा लमसम भी डाला था। फ्रॉम डाउन द लाइन 20 ईयर्स इन्होंने का मोटा मोटी समझ लो 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया था 20 साल में। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू व्हेन मार्केट टचेस 44,000, जब मार्केट बीच में 44,000 गया था, उनके म्यूचुअल फंड का वैल्यू था 8 करोड़ 90 लाख रुपीस, 92 और 93 लाख, मतलब 9 करोड़ रुपए हो चुका था डाउन द लाइन इन 20 years, and now he is planning to withdraw all his fund and enjoy the life। 54 years एज है अभी उनका, 53, 54। कहते हैं कि मेरी एक बेटी एक बेटा है, दोनों का शादी कर दूंगा, 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए में 50-50 लाख में शादी कर दूंगा, 50-50 लाख दोनों को दे दूंगा। 6 करोड़ इज मोर देन इनफ फॉर मी एंड माई वाइफ। अगर वो 6 करोड़ को एफडी भी करते हैं, सिंपल एफडी करते हैं 7% ब्याज में, तो 1 करोड़ में 7 लाख रुपए आता है। 6 करोड़ में कितना आएगा? 7 छक्के 42 लाख रुपए साल का आएगा, यानी महीने का 4 लाख रुपया ब्याज आएगा उनको। 12 चौक 48, हाँ वही 4 लाख रुपए ब्याज आएगा, महीने का ब्याज घर में बैठ के, जिससे मूलधन तो पूरा सेफ है। 4 लाख रुपए को कहाँ उड़ाएगा वो आदमी? ही इज अ मिडिल क्लास आदमी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। ही इज जस्ट अ बाबू समथिंग, बड़ा बाबू कुछ बोलते हैं ना, क्लर्क है। अभी उनका सैलरी हार्डली 80,000 होगा, 80-85,000। ही स्टिल अर्निंग विथ हिज जॉब। सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कोई शेयर मार्केट नहीं, कोई रिस्क नहीं, जस्ट 2-2 हजार हटाते गए। भाई आप 8 करोड़ नहीं बनाओगे, 9 करोड़, अरे 5 करोड़ भी बनाओगे, डिपेंड अपॉन योर फंड एंड डिपेंड योर मार्केट। इसलिए बोलते हैं ना एसआईपीज में, और उन्होंने सिर्फ एसआईपी में इन्वेस्ट किया ना। स्टार्ट सेविंग अर्ली, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, जो बोलते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के तहत बोलते हैं। सो ऐसे काम करता है म्यूचुअल फंड। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बिकॉज वी हैव 8 मिनट्स। अगर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, आज खत्म नहीं होगा। सर हेज फंड और वो रियल एस्टेट फंड के अलावा और भी होते हैं ना? होते हैं ना भाई, सेक्टोरियल फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं, लेकिन अभी इस यूनिट में इतना ही था, तो हम और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब आएगा तब जरूर जाएंगे। सर हाँ मैम। जब म्यूचुअल फंड में पैसा लग गया, कुछ साल बाद अगर लॉस चल रहा है म्यूचुअल फंड में, तो हम कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना हमने लगाया है? देखो लॉस में तो जाएगा ही फंड, लेते साथ ही चल देता है कई बार तो।
क्योंकि उसको अपनी एनएवी वसूल करने में ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, एक नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंचने में ही टाइम लग जाता है। आप अपने पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। 1 साल के बाद आप कभी भी विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो लगता है वो नहीं लगेगा, और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे ना तो कुछ नहीं लगेगा। 1 साल के पहले पहले करेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा आपके फंड का। कितना अमाउंट है उसका 1%। सर जैसे शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है वैसे इसमें भी लॉस हो सकते हैं, मतलब मार्केट जैसे गिरेगा तो लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लॉस का प्रोपोर्शन इतना नहीं होता कि आपका मूलधन भी ना निकले। शेयर मार्केट में तो मूलधन भी पूरा खत्म हो जाता है। हाँ सर। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं घुसता, वो वही का वही रहता है। उसमें हाँ सर। रिटर्न का जो प्रपोर्शन है, अब देखो वो अंकल का लक अच्छा था, उनके लगाए हुए शेयर्स दाम देखो, उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा ऐसा करके 5 फंड कुछ बताए थे मेरे को। उस समय कोटक महिंद्रा बैंक शायद खुला भी था कि नहीं खुला था, तो उनका फ्यूचर एनालिसिस अच्छा था, उनके लगाए हुए पैसे, उनके लगाए हुए फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो उनका चांदी चांदी हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कई हाँ लोगों सर। का उतना अच्छा सिलेक्शन नहीं रहा, तो भाई नहीं रहा तो उतना अच्छा रिटर्न भी नहीं आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिटर्न नहीं आएगा। हर वो कंपनी जो कुछ सालों से है मार्केट में, धीरे धीरे बेहतर परफॉर्म करती है। इसीलिए टॉप नॉच फंड को कोई एचडीएफसी का शेयर लिया रहता तो सोचो 2200-2300 रुपया आज चल रहा है, कल 1800 था मार्केट गिरने के बावजूद। लेकिन जब वो स्टार्ट हुआ रहा होगा तब सोचो तो कोई सोचा था कि एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा टॉप शॉट बनेगा? 1993 में कोई एचडीएफसी का शेयर लिया रहता, उसका वैल्यू आज 2300 रुपए तक पहुंचा है। 10 रुपए 12 रुपए में लॉन्च होता है कोई भी शेयर, सोचो तो 2300 गुना, 2300 टाइम्स उसका शेयर वो हो जाता। कोई 1 लाख रुपए डालता तो अभी वो 2 करोड़ 30 लाख रुपया रहता। तो यही तो बात है, वो हम लोग को एनालिसिस, लेकिन जिनको आता है उन लोग अच्छा एनालिसिस करते हैं इन सब चीजों का। इसलिए ना इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते रहो, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, ईटी मनी, moneycontrol.com में जो न्यूज आती है डेली मार्केट की, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो, नहीं है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अपने लाइन का पढ़ो, उसमें आगे करो। जिसको फाइनेंशियल में इंटरेस्ट है कि कहाँ 4 पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट क्या नई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या ऐसी योजना आ रहे हैं जिसमें आगे मार्केट बूम में जाने वाला है या बियर में जाने वाला है। बूम और बियर समझते हो ना, बुलिश और बियरिश। बूम मतलब मार्केट बढ़ेगा सर, और बेयरिंग मार्केट मतलब बुलिश है मतलब क्या होता है? सर सब आशावादी हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं। हाँ, कि मार्केट अच्छा करेगा। मार्केट बियरिश है मींस मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, मार्केट विल गो डाउन, है ना? तो कब किस कंडीशन में गवर्नमेंट की कौन सी योजना है जो अफेक्ट कर रही है मार्केट सेंटीमेंट्स को, ये सब न्यूज़पेपर्स में आता है। तो कोशिश किया करो, एक बार पढ़ लिया करो। अपने सबके पास स्मार्टफोन है, इकोनॉमिक्स टाइम्स डाउनलोड करो, इंग्लिश नहीं तो हिंदी वाला करो, ठीक है? वैसे ही आपका 1-2 और ऐप है, जैसे मनी कंट्रोल का न्यूज है, आपका इकोनॉमिक्स टाइम मार्केट है, वो सबको डाउनलोड करो और दिन भर आपका नोटिफिकेशन आते रहेगा कोई भी अपडेट का, तो उसको पढ़ते रहा करो। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि इंश्योरेंस आज नहीं हो पाएगा, वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी होता है और एक और होता है ना, इसमें अपन लगा के छोड़ देते हैं अमाउंट को। लम सम होता है म्यूचुअल फंड में। 2 टाइप से पैसा इवन 3 टाइप से लगता है। एक होता है एसआईपी। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली उसमें पैसा डालते रहते हैं, मंथली या क्वार्टरली। हर महीने 2000 डाले, 3000 डाले, 1000 डाले, 10,000, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। वैसे लम सम होता है ना भाई, उसमें क्या होता है, आप एक मुश्त 1 लाख रुपया डाल दिए और आप वेट कर, आपको जो 1,000 की एनएवी यूनिट्स अलॉट हो रही थी, सीधा 1 लाख रुपए की यूनिट अलॉट हो जाएंगी। अब आपका मार्केट के हिसाब से आपके फंड ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएट करते रहेंगे। और एक होता है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एसटीपी ऑप्शन में जनरली क्या होता है ना, आप 1 लाख रुपए को में एक मुश्त पैसा डाल दिए, फिर उसमें एसटीपी ऑप्शन लगा दिए, अब वो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, और उसमें से कितना रुपया हो गया, महीने का 8,000 निकल के म्यूचुअल फंड एसआईपी मोड में लगता रहेगा। तो वो आपका लमसम में भी लग गया और एसआईपी मोड में भी लग गया, जिसको एसटीपी ऑप्शन बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान।
और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?